नमस्कार, मैं हरिओम। 9th क्लास या उससे पहली वाली क्लासों से आप बाइसेक्टर नाम के वर्ड से काफी परिचित रहे होंगे। बाइसेक्टर कभी एंगल में आता है, कभी लाइन में आता है, ये जगह जगह आपने यूज किया है। क्या है बाइसेक्टर का मतलब? बाइसेक्टर का मतलब होता है या बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट। हम बाइसेक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है 7.2 एक्सरसाइज का, उसमें एक वर्ड यूज हुआ है ट्राइसेक्शन। ये बाइसेक्ट का ही भाई है, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा है। बाइसेक्ट में 2 इक्वल पार्ट होते हैं और ट्राइसेक्ट में या ट्राइसेक्शन में 3 इक्वल पार्ट होते हैं। ये मुझे पहले बताना था, जो मैं बता चुका हूं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अब आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पॉइंट्स की जगह सिर्फ पॉइंट वर्ड यूज हुआ था और यहां पे एस लग गया है। एस लगने से क्या होता है आपको भी पता है। एस लगने से मतलब है हमें एक से ज्यादा पॉइंट पता करने हैं। ऑफ ट्राइसेक्शन, कोई ट्राइसेक्शन है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स है। ऑफ द लाइन, किसी लाइन के सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। सपोज करो इस पॉइंट का नाम है ए और ये 4,-1 और एक दूसरा पॉइंट है बी, ये है -2,-3। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, अब हम इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने के बाद हमें किन्हीं 2 पॉइंट्स का या 3 पॉइंट्स का ट्राइसेक्शन कब बनेगा? मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं और एक पॉइंट यहां ले लूं, इसका नाम रख दूं सी और इसका नाम डी रख दूं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो क्या ये ट्राइसेक्शन हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स का, ए का और बी का? बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें सी के और डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पता करने हैं। क्या आवश्यकता है? अगर हमें किसी चीज का कोऑर्डिनेट्स पता करना होता है तो हमें क्या क्या चाहिए? हम सेक्शन फॉर्मूले में पढ़ के आ चुके हैं। क्या कि अगर हमें किसी 2 पॉइंट्स हैं, अगर 2 पॉइंट्स हैं उसमें से किसी एक पॉइंट्स का अगर उसके कहीं पर भी उस लाइन पे कहीं पर भी कोई कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमको पता करने हैं, तो हमें एक तो रेशियो पता होना चाहिए और दूसरा वो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो दोनों, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, इनके कोऑर्डिनेट तो हमें पता है भाई, इनके कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है, लेकिन क्या रेशियो हमें पता है? अभी तक तो नहीं लग रहा। यहां पर रेशियो छिपा हुआ है, छिपा हुआ है बिल्कुल। ये ट्राइसेक्शन है। सपोज करो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मैं रेशियो की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगी। अगर AC x है तो CD भी x होगी और DB ये भी x होगी, क्योंकि ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं। C और D, A और B जो लाइन मिलती है उसको ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर भागों में बांटते हैं C और D, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट्स। अब क्या होगा? अगर AC रेशियो, मुझे CD चाहिए, मुझे CD नहीं चाहिए, मुझे CB चाहिए। AC का रेशियो मुझे CB के साथ चाहिए, तो AC क्या है? X और CB क्या है? CB क्या है? X प्लस X। क्यों है X प्लस X? CB X प्लस X, तो X रेशियो ये हो जाएगा 2X। 2 मल्टीप्लाई X और X क्या है? X का मतलब है 1 मल्टीप्लाई X। इससे क्या होगा? X को कैंसिल कर देगा, 1:2। तो यहां से यहां तक 1 रेशियो, यहां पे रेशियो हम लगा सकते हैं, यहां पे रेशियो, और यहां से यहां तक 2, ये 1 और ये 2। आप कहोगे ये बात तो डी के लिए भी फॉलो होती है। बिल्कुल होती है। ये 1 और ये 2, 1:2 और 1:2। इस तरीके से हमें रेशियो भी पता चल गए। हमें रेशियो पता चल गया, मुझे सी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। M1 क्या है? M1 है 1। M2 क्या है? M2 है 2। A के कोऑर्डिनेट पता है, B के कोऑर्डिनेट पता है, C के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। इसी तरीके से D के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए M1 क्या है? M1 इस कंडीशन में है 2। M2 क्या है? M2 है 1। A के कोऑर्डिनेट पता है, B के कोऑर्डिनेट पता है, इस तरीके से ये M1 हो जाएगा
और ये M2 हो जाएगा इस कंडीशन में। हम इसे और भी एक दो तरीके से कर सकते हैं जो मैं क्वेश्चन के लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी आप इसको अपने आप कीजिए और सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद अब बारी आंसर की। जरा आंसर देख लें। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां पे दो कंडीशन बन रही हैं, AC रेशियो CB 1:2 और इसी के द्वारा दूसरी कंडीशन बन रही है AD रेशियो DB 2:1। तो जब हमें C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तब हम इस रेशियो को काम में लेंगे, और जब हमें D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तब हम ऊपर वाले रेशियो को काम में लेंगे। और एक और कंडीशन है जिससे हम ये कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड में। पहले बात कर ले केस फर्स्ट की। 4C मतलब C के लिए, मतलब इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा से फिगर बनाया है। यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक ये 2 है, क्योंकि ये तीनों इक्वल पार्ट हैं। तो ये 1, ये 1 + 1 2। हमारे पास M1 हो गया 1, M2 हो गया 2, A के कोऑर्डिनेट x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हम मान लेंगे। इसके बाद हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है? M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2। अब क्या रखा है? यहाँ पे वैल्यू रख दो। वैल्यू क्या? M1 की वैल्यू यहां रखी, ये x2 की वैल्यू हमने यहां से रख दी, प्लस ये M2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू यहां से रखी, और 1 + 2 जो कि M1 + M2 है। जब -2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो -2 और +4, माइनस का 2 है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सॉरी ये 8 आया है। माइनस का तो 2 है और प्लस का 8 है, तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6/3 आएगा, जो आगे 2 के रूप में दिख रहा होगा आपको। y कोऑर्डिनेट M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। क्या हमारे पास M1 की वैल्यू है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास M2 की वैल्यू है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास y1 और y2 की वैल्यू है? बिल्कुल है। सभी वैल्यू ऊपर से देख के जो A और B से हमने ली है यहां पे रख दी। 1 × -3 क्योंकि 1 जब मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो और हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो नंबर नेगेटिव ही रह जाता है। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर उनमें से एक भी नेगेटिव हो, चाहे वो पहला वाला हो या दूसरा वाला हो, और मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में, तो जो नंबर आएगा वो नेगेटिव होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से ये -3 ये प्लस है, लेकिन जब ये पूरा नंबर नेगेटिव होगा तो ये -2, -3 एंड -2 -5/3। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट 2 आया, एक कोऑर्डिनेट -5/3 आया। हमने लिखा C के लिए x कोऑर्डिनेट तो इतना है, y कोऑर्डिनेट इतना है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गए C के कोऑर्डिनेट्स। अब बात करते हैं D के लिए। ये है सेकंड कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था D के लिए, देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हम बोलेंगे 2:1। ऐसा करने से M1 हमारे पास 2 हो जाएगा और M2 हमारे पास 1 हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला वही है, हमने वैल्यू पुट करी। M1 x2 कहां है? ये रहा, प्लस M2 x1 वहां से ये रहे, फिर से वही मल्टीप्लाई करी और आप ये देखेंगे कि x की वैल्यू 0 आ गई। y कोऑर्डिनेट M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2 वैल्यू पुट करी, -7/3 आ गया। इस तरीके से हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। D के पहला कोऑर्डिनेट 0 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट -7/3। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड देखो यहां पे है। एक बात बताइए, मैंने इस लाइन को A C D B यहां लिख लिए। अगर मैं ये C कोऑर्डिनेट निकाल चुका हूं पहले ही, C कोऑर्डिनेट, तो क्या हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूले में होता है कि अगर दो पॉइंट हैं और उसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट है तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिससे हम कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे ही मैंने C के कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल लिए हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं, तो D C और B का मिड पॉइंट होगा। अगर D C और B का मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या है?
x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे ये पहला कोऑर्डिनेट x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हम ले लेंगे कोऑर्डिनेट। जैसे ही हमने x1 और y1 और x2 और y2 यहाँ पे लिया है तो वैल्यू पुट करनी शुरू कर दी। x1 और x2 ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ रखी, वैल्यू 0 आ गई। इसी के एवज में y1 और y2 दोनों वैल्यू रखी और y1 और y2 वैल्यू रखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया और हम पाएंगे -7/3 आ रहा है। यहां मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं आपको। इस तरीके से अगर हम पहले d का कोऑर्डिनेट, अगर हम 2:1 से d के पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल लेते, d के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम c के कोऑर्डिनेट भी मिड पॉइंट से निकाल सकते थे। हमारा आंसर यहां पर ये x के कोऑर्डिनेट निकालने, मतलब मैं ये कहूंगा कि c के कोऑर्डिनेट निकालने पर और d के कोऑर्डिनेट निकालने पर पूरा हो चुका था। ये इसका दूसरा तरीका था कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा बेहतर समझ में आता है, कौन सा अच्छा लगता है, आप किसी से भी कर सकते हैं, सभी वैलिड हैं और सही।